कर दी। नमस्कार दोस्तों, कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति को लगातार पढ़ रहे हैं। यह क्लासेज जो भी हो रही हैं वो सब समग्र हैं और विस्तार से हैं, जो आपकी सभी राजस्थान लेवल की भर्तियों के लिए पर्याप्त हैं। जहाँ पर आप रीट, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस मेंस, प्री, पशु परिचर, अन्य सभी वैकेंसीज के लिए काफ़ी है। आप इनका लगातार अध्ययन करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। दोस्तों, हम लोग आपको प्रतिदिन क्लासेज उपलब्ध करवाते रहेंगे और जब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा, जब तक फ्री क्लासेज आपकी बंद नहीं की जाएंगी। लगभग सारे वंश, संपूर्ण इतिहास, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति के प्रत्येक टॉपिक सभी यूट्यूब पर पूरे फ्री करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, आप इनको लिए थोड़ा तत्पर भी रहें और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। और यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट सेशन पर जरूर डालें, हम उसका निदान भी करेंगे। दोस्तों, पिछले हम कुछ दिनों से चौहान वंश पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में और इसके बाद में हम लोग लगातार चौहान राजवंश की वंशावली को पढ़ते आ रहे हैं। आज हमारा पार्ट 6 ये शुरू हो रहा है। 5 पार्ट तक हम लोगों ने अर्णवराज चौहान तक की बातें पढ़ ली थी और ये भी पढ़ लिया था कि अर्णवराज चौहान की हत्या उन्हीं के बड़े पुत्र जगदेव चौहान के द्वारा कर दी गई थी। इसके बाद लेकिन क्या जगदेव चौहान ने हत्या कर दी तो उसके बाद में वो शासक बन गया और उसको किसी ने भगाया नहीं, उसका किसी ने विरोध नहीं किया? तो ध्यान रखना आप लोग, जगदेव चौहान भले ही शासक बन गया हो, अजमेर की राजगद्दी पर बैठ गया हो, लेकिन चौहान सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया। विद्वानों ने, मंत्रीगणों ने, और इसके अलावा ध्यान रखना विग्रह राज चतुर्थ जो इनके छोटे भाई थे, उन्होंने इनका मुखर होकर के विरोध किया और इसी विरोध के कारण ध्यान रखना आगे जाकर के जगदेव चौहान को राजगद्दी से हटा दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई और नए शासक बनकर के आए थे बीसल देव चौहान, जिसका मूल नाम था विग्रह राज चतुर्थ। तो दोस्तों, उसी क्लास को आज हम पढ़ेंगे पूरा मन और तन में से, तो ध्यान देना आप लोग। पार्ट 6 होने वाला है। इसके बाद ध्यान रखना हम लोग पढ़ेंगे, शासक है यहां पर विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ विग्रह राज चतुर्थ कब से कब तक इन्होंने शासन किया? ध्यान रखना 1158 से और 1163 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासन किया। तो इनसे पहले शासन करने वाले कौन थे? तो ध्यान रखना, इनसे पहले शासन करने वाले थे जगदेव चौहान, जो इन्हीं के बड़े भाई थे। लेकिन हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं अब सबसे पहले विग्रह राज चतुर्थ के बारे में और सारी बातें करेंगे फिर, है ना। सबसे पहले तो इनके पिताजी का नाम क्या है, कौन है इनके पिता? तो ध्यान रखना इनके पिताजी का नाम था अर्णवराज। ये हमने पढ़ा था अर्णवराज। अर्णवराज का ही एक और नाम था आनाजी। इनको अपन आनाजी के नाम से भी जानते हैं, अर्णवराज या फिर कहते हैं आनाजी। दोस्तों, इसके बाद में आता है कि इनकी भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा, सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी संस्कृत भाषा। और ये बात तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि विग्रह राज चतुर्थ ने अर्थात बीसल देव चौहान ने किस भाषा को बढ़ाने का कार्य किया? तो ध्यान रखना सर्वाधिक विकास इन्होंने संस्कृत भाषा का किया था।
संस्कृत भाषा को लेकर के इन्होंने एक महाविद्यालय की भी स्थापना की थी, जिसको अपन आगे संस्कृत कंठाभरण के नाम से जानेंगे, जो कहां पर बनाया गया था, अजमेर में। लेकिन बाद में उसी को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दिया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो हम ये बात भी करेंगे, लेकिन ध्यान रखना इनकी जो मुख्य भाषा थी, इनकी जो प्रिय भाषा थी, वो थी संस्कृत। और संस्कृत ध्यान रखना चौहान वंश की राजकीय भाषा थी। ये ध्यान रखना, राजभाषा कह सकते हैं, चौहान वंश की राजभाषा थी। अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना चौहान वंश की राजभाषा का नाम संस्कृत भाषा। जो भी आदेश प्रतिलिपार्थ होते थे वो सब ध्यान रखना संस्कृत भाषा में अनुलेखित होते थे। इसके बाद में अगली बात आती है कि इनका शासनकाल। तो ध्यान रखना इनका शासनकाल महज कितने वर्ष का रहा, तो शासन रहा केवल 5 वर्षों का शासन रहा। लेकिन कहते हैं 5 वर्ष में भी इन्होंने इतना कुछ किया जिसके कारण ध्यान रखना इतिहास इनको याद रखता है। 5 वर्षों का शासनकाल 1158 से लेकर के और 1163 ईस्वी के मध्य। ये ध्यान रखना, शासक क्यों बने, बड़े पुत्र तो थे नहीं, इसके बावजूद भी शासक कैसे बन गए? क्योंकि राजपूतों में एक परिपाटी सी बन गई थी कि राजा का जो बड़ा पुत्र होता था वो शासक बन जाया करता था। तो ध्यान रखना क्या हुआ, 5 वर्षों तक शासन तो किया, लेकिन इनसे पहले शासन करने वाले थे जगदेव चौहान। लेकिन उनके भी पिता कौन हुआ करते थे? अर्णोराज। ये बात है। अच्छा जी, शासक क्यों बने, कारण क्या था? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं शासक बनने का कारण। शासक बनने का कारण, बनने का कारण क्या था? शासक बनने का कारण, बनने का कारण देखो, सबसे मेजर कारण तो यही था कि अर्णोराज की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। इस बात को आप ध्यान रखना, ये मेजर कारण है इसका, अर्णोराज की हत्या, अर्णोराज की हत्या। और अर्णोराज की हत्या करने वाला कौन था, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना किसने की थी अर्णोराज की हत्या? जगदेव ने। यह ध्यान रखना आप लोग, इसकी हत्या करने वाले थे जगदेव, जगदेव चौहान द्वारा, जगदेव चौहान द्वारा। कौन है लेकिन जगदेव चौहान, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो ये इनका सबसे बड़ा पुत्र था, यानी कि हम कह सकते हैं अर्णोराज, अर्णोराज का बड़ा पुत्र, अर्णोराज का बड़ा पुत्र। हत्या कर दी जगदेव चौहान ने, लेकिन ध्यान रखना बीसल देव छोटा भाई होने के बावजूद भी शासक बनने जा रहा है, क्योंकि जगदेव चौहान की ये क्या कर देगा? हत्या कर देगा। वैसे भी जब ये शासक नहीं बना था विग्रहराज, उस समय भी एक कुशल सैनिक हुआ करता था। यानी कि ध्यान रखना अर्णोराज के समय सेनापति का कार्यभार संभालता था कौन? देखे, विग्रहराज। तो पर्याप्त सैनिक कुशलता है, इसलिए ध्यान रखना अपने बड़े भाई पर आक्रमण कर देता है और बड़े भाई को हरा देता है, और हराना ही नहीं उसको मार भी देता है। तो इस बात को हम यहां लिख देते हैं। देखो इधर क्या किया इसने, तो बीसल देव, आगे मैं इनका और भी नाम बताऊंगा। बीसल देव, बीसल देव किसका नाम है? तो विग्रहराज का ही दूसरा नाम है। बीसल देव चौहान द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं बीसल देव चौहान ने, बीसल देव चौहान ने जगदेव, जगदेव को मार दिया। ये ध्यान रखना, जगदेव को मार दिया। तो हम कह सकते हैं चौहानों में पितृअंता कौन है? पिताजी की हत्या करने वाला कौन है? ये ध्यान रखना, इस चीज को हम यहां लिखेंगे क्योंकि ऐसा प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। चौहानों, चौहानों का, चौहानों का पितृहंता, चौहानों का पितृहंता, पितृहंता का मतलब होता है पिताजी की हत्या करने वाला। चौहानों का पितृहंता जगदेव चौहान, जगदेव चौहान।
चौहानों का पितृअंता कहलाता जगदेव चौहान। दोस्तों यहां तक यदि कोई समस्या हो तो, क्योंकि बिल्कुल अपन शुरुआत से पढ़ रहे हैं, आप इस चीज को बना लीजिए, अब फिर आगे चलेंगे। बातें नहीं, बना दिया क्या भाई? चलो इसके बाद आगे चलते हैं। ये पहला पार्ट का भी मैंने पूरा किया, मतलब विग्रहराज चतुर्थ का पहला पेज होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं अगले, है ना, अगले भी, अभी तो यही चलेंगे शासक तो कौन, तो विग्रहराज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ, चतुर्थ क्यों कह रहे हैं, इससे पहले 3 शासक हो चुके हैं जिनका नाम क्या है, विग्रहराज। ये ध्यान रखना आप लोग। शासनकाल तो आप लोग बार बार लिखा करो, तो 1158 से और 1163 ईस्वी, लगभग 5 वर्षों तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। दोस्तों इसके बाद में एक थोड़ी सी विडंबना है कि मैं बार बार इनको बीसल देव के नाम से पुकार रहा हूं, तो इनके क्या क्या नाम है, थोड़ा सा इनके नामों को अपन देख लेते हैं। ध्यान देना, इनके महत्वपूर्ण नाम, उपनाम, उपनाम। देखिए इधर अलग अलग नाम होने के पीछे कोई ना कोई कारण है, इसलिए सबसे पहला इनका नाम हमको देखने को मिलता है कवि बांधव। ध्यान रखना, पहला नाम इनका है कवि बांधव। अच्छा, कवि बांधव क्यों कहा जाता है, तो जब कोई शासक है ना विद्वानों को अधिक आश्रय देता है, उनका संरक्षण करता है, तो उसे क्या कहा जाता है बताओ, कवि बांधव। तो ध्यान रखना, विद्वानों को संरक्षण देने के कारण, विद्वानों को आश्रय देने के कारण या संरक्षण देने के कारण, आश्रय देने के कारण इनका नाम पड़ जाता है कवि बांधव। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कवि बांधव नाम तो है, लेकिन ये नाम देने वाला भी तो होगा कोई, तो ये ध्यान रखना। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है पृथ्वीराज, एक किताब है। अच्छा किताब तो आप याद ही कर लेना, क्योंकि ये किताब भी पूछी जाती है एग्जाम में कि इसके राइटर कौन है, और मैं एक क्लास भी बना दूंगा ऐसे ग्रंथों को लेकर के, साहित्यों को लेकर के, जिसमें अपन 100-200 किताबों को याद करवा देंगे। पृथ्वीराज विजय, ये ध्यान रखना, कौन सी किताब है, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, इसके राइटर कौन है,
तो ध्यान रखना इसके राइटर हैं जयानक, और ये तो मैंने आपको याद करवाया भी है दोस्तों। प्रत्येक चीज को याद करवा के चलेंगे। जैसे इसको याद रखने का तरीका है जय विजय, पृथ्वीराज विजय, और इसके राइटर है जयानक। हालांकि एक पृथ्वीराज रासो और है ना, उसको अपन आगे जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से, वैसे वो आपको क्लियर है वो भी, है ना। तो ये ध्यान रखना पृथ्वीराज विजय में इसकी जानकारी मिलती है। जयानक आगे लगा देते हैं भट्ट, जयानक भट्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है बताओ कवि बांधव कहने वाला इतिहासकार कौन था। तो ध्यान रखना कौन था, जयानक भट्ट, या फिर उनकी पुस्तक भी पूछी जा सकती है। अब एक बात और आया इसी में, अगर कवि बांधव नहीं दे तो ध्यान रखना इसी का एक और अर्थ निकल जाता है। क्या, इनको कहते हैं कटी बांधव। ध्यान रखना इनको कटी बांधव या कटिबंधु भी कह सकते हैं ना, ये ध्यान रखना आप लोग, इनको कटिबंधु भी कह सकते हैं। कटिबंधु, कटिबंधु के नाम से भी जाने जाएंगे, कटिबंधु ये इनका दूसरा नाम है ना, कवि बांधव या फिर कटिबंधु। नंबर 3, एक नाम और देखने को मिलता है इनका, क्या, तो त्रुशकपति। ध्यान रखना त्रुशकपति, ये महत्वपूर्ण नाम है। त्रुशकपति आखिर क्यों पड़ा इनका नाम, और ये नाम देने वाले कौन थे, ये सारी बात अपन करेंगे। तो त्रुशकपति नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे एक राज है कि इनके द्वारा एक राजा हुआ करता था तुर्शक, उस पर आक्रमण कर दिया जाता है, जो कि एक विशालकाय सेना रखता था, सैनिक कुशलता में बहुत ही प्रवीण था। उस समय उनसे लोहा लेने वाला कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था। उस समय ध्यान रखना विग्रह राज ने तुर्शक राजा पर आक्रमण किया था, और आक्रमण ही नहीं उसे युद्ध में हराया था। इसीलिए ध्यान रखना इनका नाम पड़ जाता है तुर्शकपति। तो आप तो केवल ध्यान रखना, कारण तो कोई विशेष नहीं, जो आपको मैंने कहानी सुनाई है यही उसका कारण है। कहने वाला कौन था, तो ध्यान रखना दोस्तों राजशेखर, राजशेखर, ये नाम देने वाले हैं राजशेखर द्वारा, ऐसे ध्यान रखना आप लोग, ये नाम देने वाला था राजशेखर। इसके अलावा अगला नाम ध्यान रखना, अगला नाम क्या मिलता है, तो इनको कहा जाता है विष्णु का अवतार। अगला नाम है विष्णु का, विष्णु का अवतार। अच्छा, ये विष्णु का अवतार जो है ये शब्द हमको कहां पर मिलता है, तो ध्यान रखना एक बहुत अच्छा अभिलेख है जिसको अपन कह सकते हैं दिल्ली शिवालिक अभिलेख। तो शिवालिक अभिलेख में ही बीसल देव चौहान को या विग्रह राज चतुर्थ को क्या कहा गया है, विष्णु का अवतार। तो ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आप देख लेना। शिवालिक, शिवालिक अभिलेख, शिवालिक अभिलेख के अनुसार, शिवालिक अभिलेख के अनुसार, ये ध्यान रखना। इसके बाद में नंबर 5, अगला एक और नाम देखने को मिलता है तुर्कों का हत्यारा, तुर्कों का हत्यारा। अगला नाम है तुर्कों का हत्यारा। क्यों कहा, तो ये देख लेना आप लोग, तुर्कों का, तुर्कों का हत्यारा। देखो इधर क्यों कहा, तो एक गजनी का शासक हुआ करता था खुसरो शाह, जो कि कौन से वंश से ताल्लुक रखता था, तुर्क वंश से, और उसको ध्यान रखना कहीं ना कहीं हराने का काम किया था किसने, विग्रह राज चतुर्थ ने। और उनकी एक बहुत बड़ी सेना को है ना हानि पहुंचाई थी, मतलब उसको मार दिया था, बहुत बड़ी सेना को मार दिया था। इसीलिए है ना इनको कहा जाता है तुर्कों का हत्यारा। तो ये 5वां नाम है, लेकिन क्या नाम पूरे हो गए क्या, नहीं, अभी 1-2 नाम और हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इनको लगाते चलिए। सबसे मोस्ट ये ध्यान रखना कवि बांधव, जो एग्जामों में आता रहता है बार बार।
हो गया क्या भाई? इसके बाद में है ना आगे चल रहे हैं। अभी हमने उपनाम डिस्कस किए। पहली क्लास में हमने क्या किया था? तो पहली क्लास में हमारा ये छोटा मोटा मैटर था, ज्यादा नहीं, कि शासक क्यों बने थे, बस यही था। दूसरे में हमने ये उपनाम देखे। तीसरे में देखते हैं, तीसरे में भी अभी अब हम उपनाम ही पढ़ने वाले हैं अभी। तो ध्यान रखना, हम विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ पढ़ रहे हैं भैया ना। और कब से कब तक का शासनकाल है? 1158 से 1163। अब ध्यान रखना और भी बातें हैं। उपनाम की क्लास है तो उपनाम ही लगा लेते हैं अभी टॉपिक। लगभग 4 से 5 उपनाम हम पढ़ चुके हैं। पांचवा उपनाम क्या है? तो ध्यान रखना, बीसल देव। अगला जो उपनाम है, क्या नाम है? बीसल देव चौहान। अच्छा, ये ध्यान रखना, कौन कहा कहता था बीसल देव? तो आम जन है ना, सामान्य लोग इनको क्या कहते थे? बीसल देव। तो ये ध्यान रखना, आम जनता के द्वारा दिया गया नाम, आम जनता द्वारा दिया गया नाम, आम जनता द्वारा दिया गया नाम, यही था। क्या देखें? बीसल देव चौहान, ये ध्यान रखना। इसके अलावा और क्या कहते हैं इनको? तो इनके शासनकाल को वैसे तो चौहानों का स्वर्णकाल कहते हैं, जो मैं आगे लिखवाऊंगा, लेकिन फिलहाल इनके उपनाम चल रहे हैं। तो हमने उपनाम तो लगभग डिस्कस कर लिए, लेकिन ध्यान रखना इनकी एक उपाधि भी है। उपाधि क्या है इनकी उपाधि? ध्यान रखना, इनकी उपाधि का नाम है परम बट्टारक। ध्यान रखना, परम बट्टारक। ये उपाधि मैंने 2-3 जगह लिखवा दी है। परम बट्टारक, महाराजा, महाराजा धीराज, इसका संधि करेंगे तो अधिराज निकलेगा भाई, महाराजा धन अधिराज, है ना। महाराजा धीराज परमेश्वर, ये उपाधि इन्होंने धारण की, ये ध्यान रखना। तो ये अभी तक हमने पढ़े उपनाम और इनकी उपाधि। एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो इनके शासनकाल को क्या कहते हैं? तो शासनकाल, इसको तो नोट डाल के लिखना पड़ेगा। चौहानों, चौहानों का सुवर्ण काल, चौहानों का सुवर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना, बीसल देव के काल को, बीसल देव के काल को कहा जाता है। अच्छा, मैंने एक और बताया था आपको लास्ट क्लासों में, जहां तक है अजय राज में, चौहानों का निर्माण काल, है ना। और ये है चौहानों का स्वर्ण काल। मतलब स्वर्ण काल का मतलब है सबसे अच्छा काल है इनका, ये ना। चौहानों में सबसे अच्छा काल किसका रहा? तो बीसल देव का। यानी कि यहाँ पर मंदिर भी बने, शहर भी बसाए गए और विद्यालयों का भी निर्माण करवाया गया। अगर किसी ने आक्रमण कर दिया तो उसे हरा भी दिया। और ऐसा ही नहीं कि किसी ने आक्रमण किया तब हराया है, दूसरे राज्यों में जाकर के विजय भी प्राप्त किए। तो ये ध्यान रखना, सभी कार्यों में दक्ष होने के कारण ही इस काल को, भले ये 5 वर्ष का है, लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है बताओ? चौहानों का स्वर्ण काल, ये ध्यान रखना। इसके बाद आगे चलते हैं। अब इनके समय कुछ विशेष विद्वान भी हुआ करते थे। जैसे ध्यान रखना, कौन कौन से विद्वान थे इनके पास? कौन कौन से विद्वान थे? तो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है ना, सबसे महत्वपूर्ण विद्वान जो इनका मंत्री हुआ करता था, उसका नाम था सोमदेव। ध्यान रखना दोस्तों, उसका नाम हुआ करता था सोमदेव। इनका सबसे अच्छा दरबारी विद्वान, तो हम कह सकते हैं इनको दरबारी, दरबारी विद्वान या कवि, दरबारी विद्वान या कवि, ये ध्यान रखना। पूछ सकता है कि बीसल देव चौहान के समय दरबारी विद्वान या कवि कौन था? तो कौन था? सोमदेव। अब सोमदेव ने कोई न कोई तो फिर किताब भी लिखी होगी, क्योंकि ये तो विद्वानों को रखने के शौकीन थे, तो कोई न कोई इनकी कृति है। तो ध्यान रखना, इनके द्वारा क्या लिखा गया था? तो ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना है ना, इस ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे? सोमदेव थे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना, एक और महत्वपूर्ण विद्वान है इनके समय के, कौन? देखिए इधर नंबर 2, दूसरे विद्वान का नाम है नरपति नालय। कौन है? तो नरपति नालय, जिनके द्वारा एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा गया, बीसल देव रासो, ये ध्यान रखना। वैसे तो ये ग्रंथ धीरे धीरे मैं यहाँ पर हिस्ट्री में ही कंप्लीट करवाता जाऊंगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक क्लास अलग से बनाएंगे,
जिसमें क्या है, ये संपूर्ण मैटर आ जाएगा। तो क्या नाम है, नरपति नाल है, नरपति नाल है। और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ध्यान रखना, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, ये ध्यान रखना आप लोग। वैसे तो एक पृथ्वीराज रासो भी है ना, उसका हम अलग से पढ़ेंगे। यहां पर आ गया बीसल देव रासो, है ना, ये किसने लिखा था, नरपति नाले ने। और ये भी इनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे। दो दरबारी विद्वानों के नाम ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले कौन थे, सोमदेव, और दूसरे कौन थे, नरपति नाल है। ऐसे करके है, तो उपनाम भी इनका हो गया है और ये थोड़ा सा हो गया। बनाइए इसको आप लोग, बनाते चलो, बातें नहीं। नरपति नाल है। बना दिया क्या भाई? नेक्स्ट, इसके बाद है ना, शासक चल रहे हैं हमारे विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ। कब से कब तक का शासनकाल है, तो ध्यान रखना 1158 से और 1163, ये इनका शासनकाल हुआ। ध्यान रखना, शासनकाल हो गया। इसके बाद में है ना, जो हमने लास्ट क्लास की थी वहां पर हमने पढ़ा था विद्वानों के बारे में। अब विद्वानों के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों को थोड़ा सा हम आगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन, पिछली बार राजस्थान पुलिस में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। देखो इधर, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। सबसे पहला ग्रंथ था ललित, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज। अब ध्यान रखना, ललित विग्रहराज में किसका वर्णन है, तो विग्रहराज का ही वर्णन होगा इसमें, लेकिन नाम है ललित विग्रहराज। तो इसमें विग्रहराज के द्वारा एक राजकुमारी हुआ करती थी देसल दे, उनको प्रेम पत्र लिखने का और वहां के किसी शासक से युद्ध करने का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और यहां पर बीसल देव ये वादा करते हैं कि मैं बहुत जल्द उस राज्य पर आक्रमण कर दूंगा और आपको एक तरीके से अपने साथ लेकर के आऊंगा और शादी आपसे रचा लूंगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो महत्वपूर्ण है। बीसल देव, बीसल देव, बीसल देव तथा तथा देसल, देसल दे की प्रेम कहानी का वर्णन है, कि प्रेम कहानी का वर्णन है, का वर्णन है। पर्सन कैसे आया था ये, तो इसमें दिया गया था पर्सन में इस तरीके से, बीसल और देसल की प्रेम कहानी का वर्णन हमें किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो विग्रहराज, ललित विग्रहराज ग्रंथ में मिलता है, जिसके राइटर कौन है, सोमदेव। क्योंकि हमने अभी ये पीछे की क्लासों में यही सिखाता है कि भाई ललित विग्रहराज के ग्रंथ के लेखक कौन है, सोमदेव है, ये हम सीख चुके हैं। तो ध्यान रखना। अगला है, अगला महत्वपूर्ण किताब कौन सा था, तो ये था भाई नरपति नाले के द्वारा लिखा गया बीसल देव रासो, ये ध्यान रखना। दूसरी पुस्तक है बीसल देव रासो।
अच्छा, बीसल देव रासों के लेखक तो हमने पीछे सीख लिए, लेकिन इसमें किसका वर्णन है? तो ध्यान रखना यहां भी प्रेम कहानी का वर्णन है, लेकिन यहां पर देसल दे नहीं है। यहां पर जो अलग यहां पर बताई गई हैं वो है राजमती, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं बीसल देव और देसल देव का वर्णन नहीं होकर के इनकी जगह दूसरी कोई राजकुमारी है जिसका नाम क्या हुआ करता था? राजमती। खैर ये एक नॉर्मल बात भी है, पहले के राजा महाराजा अनेक शादियां किया करते थे, अनेक विवाह कर लिया करते थे। तो ध्यान रखना ये अलग है, इसमें अपन कह सकते हैं बीसल देव, बीसल देव तथा तथा राजमती, राजमती नामक नामक राजकुमारी, राजकुमारी के प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग का वर्णन है, प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इस तरीके से दोस्तों क्या ये दोनों ग्रंथ आपको याद हो गए क्या? अगर नहीं हुए तो याद करने भी पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है यहां से प्रश्न बन जाए, लेकिन दोनों में अंतर केवल इतना है कि यहां पर राजकुमारी का नाम देसलदे है और यहां पर राजकुमारी का नाम राजमती है। और इसके अलावा ये ग्रंथ थोड़े से अलग हैं। इसके राइटर कौन है? सोमदेव, और इसके राइटर कौन है? नरपति नाल है। बनाते चलो दोस्तों। इसके बाद आगे चलें, ध्यान देना। शासक तो अभी यही रहने वाले हैं, कौन? देखे, विग्रह राज। मैं विग्रह राज को बीसल देव भी कह सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको यह चीज पहले ही बता दी है। विग्रह राज चतुर्थ इनका मूल नाम है, लेकिन आम जनता या आम बोलचाल की भाषा में इनको बीसल देव के नाम से पुकारा जाता है। शासनकाल तो 1158 से और 1163, बार बार लिखोगे याद होगा, ध्यान रखना। अब इनके समय का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसका नाम है भाई हरिकेली, उसका नाम है हरिकेली, ध्यान रखना, हरिकेली। ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ध्यान रखना ये किसके रूप में? तो नाटक के रूप में है। हरिकेली एक क्या है? तो नाटक है। इसको थोड़ा समझ लो पहले आप। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है या फिर इसके राइटर कौन है? तो आप ध्यान रखना दोस्तों, इनके राइटर हैं स्वयं कौन? देखें, विग्रह राज। स्वयं विग्रह राज चतुर्थ ने इसका लेखांकन किया, स्वयं ने लिखा, तो ये स्वयं की कृति है। क्या नाम है? हरिकेली नाटक। तो इसमें एक नाटक का वर्णन। नाटक क्या है तो ध्यान रखना, किस पर आधारित है मैं पूरा बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये कि इनकी भाषा क्या है, इस नाटक की भाषा क्या है। तो भाषा तो वैसे मैंने आपको पहले भी बता दी कि इनके समय की महत्वपूर्ण भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। ये संस्कृत भाषा में, और सुन लो, इसमें कुछ दोहे भी हैं और इसमें कुछ व्याख्या भी है। तो गद्य और पद्य दोनों का इसमें क्या है? संग्रह है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, गद्य का भी संग्रह और पद्य का भी संग्रह। पिछली एक किताब है, ध्यान रखना, ये जो है बीसल देव रासो, ये दरअसल क्या है? गोडवाड़ी बोली में है, गोडवारी बोली। आगे मैं आपको बोली भाषा का एक टॉपिक अलग से पढ़ा भी दूंगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो भाषा कौन सी है? इसकी संस्कृत भाषा है।
शैली क्या है? तो शैली में ध्यान रखना दोहे भी है, दोहे भी है यानी गद्य भी है और पद्य भी है, यानी कि गद्य व पद्य दोनों ही इसमें है। गद्य व पद्य दोनों का मिश्रण है। वैसे गद्य व पद्य के संग्रह को क्या कहते हैं? तो चंपू शैली कहते हैं वैसे तो ये ध्यान रखना गद्य और पद्य का संग्रह है। अच्छा ये ध्यान रखना आधार क्या है इसका? आधार क्या है इस ग्रंथ का? आधार क्या है या फिर इस नाटक का आधार क्या है? तो ध्यान रखना भारवी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी किराता अर्जुनियम, उस पर यह आधारित है। तो ध्यान रखना हम लिख सकते हैं भारवी के ग्रंथ पर आधारित, भारवी के ग्रंथ पर आधारित है ये। और भारवी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा था? तो किराता अर्जुनियम, उसका नाम है किराता अर्जुनियम, उस पर यह आधारित है। इसमें वर्णन क्या किया गया है? वर्णन क्या है इसमें? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो वर्णन है इसमें लोक गाथाओं का वर्णन है। लोक गाथाओं का इसमें क्या है? वर्णन है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण लोक गाथा किसकी है? तो भगवान शिव और अर्जुन की एक बहुत अच्छी सी लोक गाथा है, कहानी का इसमें वर्णन है। कौन सी कहानी है? ध्यान रखना आप लोग। कहानी है शिव और अर्जुन, शिव और अर्जुन के बीच लड़े गए युद्ध का वर्णन, ये वाली कहानी है इसमें। मतलब ये थोड़ा सा हमको अलग से लग रहा है कि भला कर्ण और अर्जुन की लड़ाई का तो हम प्रसंग सुनते आए, लेकिन भला शिवजी ने भी लड़ाई की थी क्या? किससे? अर्जुन से। तो दोस्तों ये महाभारत काल की बात है। भगवान कृष्ण इस बात से बिल्कुल भली भांति परिचित थे कि अर्जुन का आने वाले समय में युद्ध होने वाला है। उसमें ध्यान रखना बड़े खतरनाक शासक होंगे। जो ध्यान रखना कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और भी बड़े बड़े शासकों से युद्ध होगा। तो क्या उस संगठित सेना का सामना करने योग्य हो गए हैं अर्जुन? तो हम यूं कह सकते हैं कि अर्जुन को महाभारत युद्ध से पहले ध्यान रखना उसको किसी प्रकार का कोई घमंड ना हो, इसलिए ध्यान रखना किससे युद्ध करवा दिया जाता है? शिव जी से। लेकिन क्या अर्जुन को इस बात का पता है कि मैं जो युद्ध कर रहा हूं या जिससे ये लड़ाई कर रहा हूं वो शिव जी ही हैं? नहीं। तो वहां पर भगवान शिव ने अपना रूप बदल लिया था और एक सामान्य धनुर्धर के रूप में सामने आए थे और ये जंगल में युद्ध हुआ। लेकिन बाद में ध्यान रखना शिव जी ने घमंड तोड़ा किसका? अर्जुन का, और उसको ये लायक बना दिया कि महाभारत के युद्ध में यदि ऐसी भी कोई परिस्थिति आएगी तो अर्जुन ध्यान रखना उसमें एक सक्षम योद्धा की तरह लड़ेगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रैक्टिस मैच था ये अर्जुन के लिए। नहीं, जो मैन मैच होने से पहले प्रैक्टिस सेशन नहीं होते हैं क्या, सेम कुछ वैसा ही था ये। तो इसका वर्णन किसमें? हरिकेली नाटक में इसका वर्णन जो लिखे कौन लिखे हैं इसको? तो विग्रहराज लिखे हैं। लेकिन आधार लिया है किसका? तो भारवी के ग्रंथ है किराता अर्जुनियम, तो उससे लिया गया। हालांकि वो भी संस्कृत भाषा से ही हमको लग रहा है। देखो किराता अर्जुनियम कहीं ना कहीं वो भी संस्कृत भाषा से है और ये भी किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। अब हरिकेली नाटक के बारे में और भी छोटी मोटी बातें, जैसे ध्यान रखना हमको इसकी कुछ पदावलियां या उक्तियां हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। हम यहाँ पर आगे देखेंगे उसको, एक बार आप ये बना लीजिए ना। बातें नहीं।
हाँ भाई, इसके बाद में आगे चलते हैं। अब हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां हमें कहां देखने को मिलती हैं। देखिए इधर, विग्रहराज चतुर्थ हम पढ़ रहे हैं, विग्रहराज चतुर्थ पढ़ रहे हैं हम। ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। लेकिन अभी अभी हमने हरिकेली नाटक के बारे में, हरिकेली नाटक के बारे में थोड़ा सा देखा था। अब हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां कहां पर लिखी गई हैं, तो कुछ जगह हैं जहां पर इनकी हमको पंक्तियां देखने को मिलती हैं। ध्यान रखना भैया, पंक्ति या शब्दावली, पंक्ति या शब्दावली हमको कहां कहां देखने को मिलती है। तो देखो इधर, ये कुछ स्थानों के नाम लिख रहा हूं, उनका ध्यान रखना। सबसे पहला है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल पर, तो राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहां पर है? तो ध्यान रखना, इंग्लैंड में एक स्थान है ब्रिस्टल, वहां पर इनका समाधि है। तो ब्रिस्टल नामक स्थान पर, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में ध्यान रखना इनकी कुछ शब्दावलियां लिखी गई है। और कहां पर है? नंबर 2। इसके बाद में इनके हमको कुछ और पंक्तियां देखने को मिलती हैं, वो है संस्कृत महाविद्यालय। संस्कृत महाविद्यालय, ये संस्कृत महाविद्यालय कहां पर हुआ करता था? तो ध्यान रखना, ये हुआ करता था अजमेर में। ध्यान रखना, यहां से भी हमको इसकी जानकारी मिलती है। कौन से नाटक की? तो हरिकेली नाटक की। नाटक में क्या है मैंने आपको बता ही दिया। इसमें पूरा गेम जो है भगवान शिव और अर्जुन पर आधारित है, संस्कृत भाषा में पूरा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं अर्जुन को महाभारत की लड़ाई में ले जाने से पहले एक तरीके से प्रैक्टिस के तौर पर देखा जा सकता है इसको। तो ये ध्यान रखना, 2 जगह इसकी उक्ति हमको देखने को मिलती है, इंग्लैंड में और भारत में। कहां पर? तो अजमेर में, ये संस्कृत महाविद्यालय में। बना लीजिए। सर समय का क्या हो गया क्या? चलो, और दोस्तों आप बना लीजिए एक बार इसे। कल हम आगे और पढ़ेंगे बीसल देव चौहान के बारे में। आज की हमारी क्लास इतनी होगी, और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर डालना। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।